नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द सिविल पॉइंट में। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए, फिर सेशन स्टार्ट करेंगे और इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुझे एक बार पेन सेलेक्ट करने दो। फाइंड द हार्डनेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल if the load applied is 250 and area of impression is 25। तो दोस्तों यहाँ पर आपने निकालना है हार्डनेस और आपको दिया है अप्लाइड लोड 250 एंड एरिया ऑफ इम्प्रेशन 25। तो जो हार्डनेस होता है दोस्तों इसको हम निकालते हैं, हार्डनेस इक्वल टू अप्लाइड लोड अपॉन में इम्प्रेशन एरिया। इस टाइप से हम हार्डनेस निकालते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऊपर 250 और नीचे 25। तो सिंपल है, इसको काटेंगे, ये आ जाएगा आपका 10। अब समझते हैं दोस्तों इम्प्रेशन एरिया का मतलब क्या है। देखो अप्लाइड लोड का तो मतलब आप सभी को पता है, जितना लोड हमने अप्लाइड किया है किसी स्पेसिमेन के ऊपर उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे अप्लाइड लोड। बट यहाँ पर जानना जरूरी है इम्प्रेशन लोड क्या, सॉरी इम्प्रेशन एरिया क्या होता है। देखो ये मेरा एक ब्लॉक है, कोई भी ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। मैंने दोस्तों इस पर एक लोड लगाया है विद द हेल्प ऑफ प्लंजर। ये हमारा प्लंजर है, ठीक है। तो जो प्लंजर का ये वाला टॉप या फिर आप बॉटम पार्ट बोल सकते हैं, जो कि इससे टच है, किससे टच है दोस्तों, सैंपल से। तो इसी को बोलेंगे हम, इसी एरिया को बोलेंगे इम्प्रेशन एरिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। रेजिस्टेंस ऑफ द एक्शन ऑफ मूविंग लोड रबिंग, जिसको बोलते हैं, इज नोन एज। तो दोस्तों आपको बताना है जो हमारा रबिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों एब्रेशन। देखो यहां पर दो चीजें आती हैं, एक होता है दोस्तों रबिंग बिटवीन द डिफरेंट पार्टिकल, एक होता है दोस्तों रबिंग बिटवीन द सेम पार्टिकल। दोनों का मतलब क्या है समझते हैं। रबिंग का मतलब हिंदी में होता है दोस्तों रगड़ना। देखो हम हार्डनेस कैसे निकालते हैं वो आप सभी को पता होगा भाई। अगर मुझे किसी सब्सटेंस की हार्डनेस पता करना है तो मैं क्या करूंगा, उसकी सरफेस पर किसी हार्ड थिंग से स्क्रैच डालने की कोशिश करूंगा। अगर उसकी सरफेस पर स्क्रैच आसानी से पड़ जाते हैं तो दोस्तों उसकी हार्डनेस कम होगी, और अगर आसानी से नहीं पड़ते हैं तो उसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी। जैसे कि डायमंड की सरफेस पर आप स्क्रैचेस नहीं डाल सकते हैं, इसलिए वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। तो एब्रेशन से एक बात हमको पता चलता है दोस्तों कि हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं दोस्तों हार्डनेस ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं वो बाद की बात है, उसको हम समझेंगे अच्छे से। समझते हैं रबिंग का मतलब क्या है। रबिंग का मतलब होता है दोस्तों रगड़ना। देखो जब हम दो मटेरियल को आपस में रगड़ेंगे तो उनकी सरफेस पर स्क्रैचेज आएंगे, और यहां पर दोस्तों वियर एंड टियर भी होगा, वियर एंड टियर, ड्यू टू रिलेटिव मोशन। जिसको बोलते हैं दोस्तों फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर वियर एंड टियर होगा, जिसको बोलते हैं दोस्तों हम एब्रेशन, ठीक है। ये हम एब्रेशन टेस्ट से निकालते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है। रबिंग बिटवीन द डिफरेंट पार्टिकल, मतलब अगर पार्टिकल का नेचर अलग अलग है, जैसे कि दोस्तों टायर एंड एग्रीगेट, ठीक है। मोस्टली आप इसी चीज़ को देखते हैं जब रोड पर चलते हैं। जो हमारा टायर है और एग्रीगेट है उसके बीच में रबिंग एक्शन होगा, तो इसको बोलेंगे दोस्तों हम एब्रेशन। इसको क्या बोलेंगे, एब्रेशन। और अगर सेम पार्टिकल के बीच में रबिंग है
तो उसको बोलेंगे दोस्तों एट्रिशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब समझते हैं एब्रेशन टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आइए इसके लिए मैं अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। देखो क्या करते हैं हम, एब्रेशन टेस्ट निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक होता है लॉस एंजल्स मेथड, एक होता है दोस्तों डोरी एब्रेशन टेस्ट, एक होता है हमारा डेबल एब्रेशन टेस्ट। बट जो हम परफॉर्म करते हैं दोस्तों वो करते हैं हम लॉस एंजल्स मेथड, और इसका आईएस कोड भी आपसे पूछा जाता है। तो इसका आईएस कोड कितना होता है दोस्तों, इसका आईएस कोड होता है, लिख लेंगे यहां पर आईएस इंडियन स्टैंडर्ड 2386, मतलब 2386 पार्ट 4th, सॉरी पार्ट 4th, आईएस 2386 पार्ट 4th। तो ये इसका आईएस कोड है लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट का। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं आइए समझते हैं। देखो इसमें हम दोस्तों एक हमारे पास ड्रम होता है, बड़ा सा ड्रम होता है दोस्तों इस टाइप से। अगर इस ड्रम का आपसे डाया पूछा जाए तो कितना होगा 700 mm। ठीक है, और इसका लेंथ होता है दोस्तों 520 mm। तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ इस टाइप से होगा, मतलब लेंथ इसकी कम है और डायामीटर इसका ज़्यादा है। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कुछ स्टील बॉल डाल देते हैं, कुछ स्टील बॉल इसमें हम डाल देते हैं, स्टील बॉल प्लस एग्रीगेट। अब देखो स्टील बॉल और एग्रीगेट हम डालने के बाद इसको रोटेट कराते हैं। रोटेट कराएंगे दोस्तों तो उसके साथ स्टील बॉल और एग्रीगेट भी रोटेट होंगे। इनके बीच में दोस्तों रिलेटिव मूवमेंट होगा, मतलब रिलेटिव मोशन होगा, जिसके कारण इनमें रबिंग एक्शन आएगा, रबिंग एक्शन आएगा। अब देखो दोस्तों रबिंग एक्शन आ रहा है बिटवीन द स्टील बॉल एंड द एग्रीगेट, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एब्रेशन। दूसरा दोस्तों इसमें क्या चीज़ें आती हैं, इसमें एग्रीगेट एंड एग्रीगेट के बीच में भी रबिंग एक्शन आता है, मतलब एग्रीगेट और एग्रीगेट के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एट्रिशन भी देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर दोस्तों इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे आप इसको घुमाएंगे बॉटम वाले पार्टिकल ऊपर चले जाएंगे, ऊपर से फिर नीचे गिरेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे गिरेंगे, इसको बोलते हैं दोस्तों इम्पैक्ट। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हमें लॉस एंजल से मिल जाती है। बट हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है दोस्तों एब्रेशन टेस्ट को कंडक्ट करना विद द हेल्प ऑफ लॉस एंजल्स एब्रेशन मशीन। अब इसमें हम जो स्टील बॉल लेते हैं उसका डायामीटर पूछा जाता है, तो लिख लेंगे स्टील बॉल का डायामीटर। तो ये होता है दोस्तों डाया ऑफ बॉल, ये होता है 48 mm। और इसका वेट भी पूछा जाता है, तो वेट होता है दोस्तों इसका 340 ग्राम से लेकर 445 ग्राम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो एग्रीगेट लेंगे दोस्तों उसका वेट होगा हमारा 5 to 10 kg। इन सभी को मशीन में डालने के बाद, मतलब जो हमारा ड्रम है उसमें डालने के बाद हम ड्रम को दोस्तों रोटेट कराते हैं एट द स्पीड ऑफ 30 to 33 RPM। ठीक है, मतलब आपने 1 मिनट में 30 से 33 रोटेशन देने होते हैं उस ड्रम को। और कितने रोटेशन देते हैं दोस्तों, टोटल देते हैं हम 500 से 1000। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद दोस्तों इस एग्रीगेट को, टोटल एग्रीगेट को
जो कि हमारा ड्रम में है उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद दोस्तों इसको 1.7 mm सीव से छानते हैं। ठीक है, छानेंगे दोस्तों, और पासिंग मटेरियल जो होगा हमारा पासिंग मटेरियल उसका वेट कर लेंगे। उसको हम दोस्तों उसका वेट नोट कर लेंगे। लेट ये है हमारा W2 और W1 क्या है दोस्तों? W1 है हमारा 5 to 10 kg, मतलब इनिशियल वेट। W1 है हमारा इनिशियल वेट। फिर क्या करेंगे? फिर दोस्तों हम निकालेंगे एवरेशन वैल्यू। हम क्या निकालेंगे? एवरेशन वैल्यू। ये होता है हमारा W2/W1 × 100 और ये आएगा परसेंटेज में। अब दोस्तों इसका मान पूछा जाता है, वैल्यू पूछी जाती है डिफरेंट कोर्स के लिए। डिफरेंट कोर्स का मतलब क्या है? जो हमारी पेमेंट की लेयर्स होती हैं उनको बोलते हैं डिफरेंट कोर्स। जैसे कि सबसे पहला लेयर होता है सबग्रेड, दूसरा लेयर होता है दोस्तों सब बेस, उसके बाद बेस कोर्स, और सबसे ऊपर आता है दोस्तों वियरिंग कोर्स या फिर सरफेस कोर्स। वियरिंग और सरफेस कोर्स, तो इनके लिए पूछा जाता है आपको एवरेशन वैल्यू। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें हमारा हार्डनेस कहाँ पर इंपॉर्टेंट रखता है, हार्डनेस, तो दोस्तों हार्डनेस इंपॉर्टेंट है फॉर सरफेस कोर्स एंड बेस कोर्स। मतलब कुछ हद तक बेस कोर्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि देखो जो हमारा ट्रैफिक है वो किस पर चलता है? वो चलता है दोस्तों वियरिंग कोर्स पर, और वियरिंग कोर्स पर दोस्तों आपको एब्रेशन देखने को मिलेगा, बट थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपका बेस कोर्स में भी आता है। तो इसके लिए आपको दोनों कोर्स के लिए एब्रेशन वैल्यू को चेक करना होता है। और यहाँ पर बोला जाता है दोस्तों एब्रेशन वैल्यू, एब्रेशन मैं ए भी लिख रहा हूँ, फॉर सरफेस कोर्स शुड नॉट मोर देन 30%। और दोस्तों फॉर बेस कोर्स कितना होता है? बेस कोर्स के लिए, बेस कोर्स के लिए लिखते हैं हम दोस्तों इसको बेस कोर्स, ये लेते हैं दोस्तों हम नॉट मोर देन 50%। ठीक है, क्योंकि सरफेस कोर्स आपकी कॉन्टैक्ट में है इसलिए वहाँ पर 30% से ज़्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे, और बेस कोर्स दोस्तों उससे नीचे हैं तो वहाँ पर 50% से नीचे नीचे हम अडोप्ट कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा एब्रेशन टेस्ट। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक बार पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, द स्ट्रेंथ ऑफ द सब ग्रेड ऑफ रोड इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो देखो स्ट्रेंथ आपको बतानी है सब ग्रेड की। सब ग्रेड मैंने आपको अभी बताया है सब ग्रेड क्या होता है। ये पेमेंट की एक लेयर होती है, सबसे बॉटम लेयर को हम क्या बोलते हैं? सब ग्रेड लेयर बोलते हैं। ये हमारा सब ग्रेड लेयर होती है। सब ग्रेड जो बना होता है दोस्तों ग्रेनुअल सॉइल से, मतलब मोटी मिट्टी से। अब इसका दोस्तों आपने निकालना होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में भी कौन सी स्ट्रेंथ दोस्तों अगर पूछा जाए तो बियरिंग स्ट्रेंथ, कि कितना लोड ये बियर कर सकती है। क्योंकि देखो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का लोड इसी पर आता है। ठीक है, जितनी भी पेमेंट लेयर्स हैं और ट्रैफिक लोड है दोस्तों, उनका लोड किस पे आ रहा है? सब ग्रेड पे आ रहा है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ को हम चेक करें। और इसकी स्ट्रेंथ को कैसे चेक करते हैं? इसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ CBR वैल्यू। ये क्या होता है आइए समझ लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं दोस्तों, CBR वैल्यू निकालने के लिए किसी भी मटेरियल का, पहली बात तो जो CBR टेस्ट किया जाता है दोस्तों, CBR टेस्ट, ये एक इंपेरिकल टेस्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल
प्रॉपर्टी पर बेस्ड नहीं होता है किसी भी मटेरियल की। ठीक है, ये दोस्तों जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उन पर बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे कि हमने कोई ए मटेरियल पर टेस्ट किया, ठीक है, और लेट वैल्यू आई है कुछ भी एक्स। हमने बी मटेरियल पे टेस्ट किया दोस्तों, सेम चीज़ें यहाँ पर भी हुई हैं, तो हम वैल्यू लेंगे इसकी एक्स, चाहे वो मटेरियल कैसा भी है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों हमारा एम्पेरिकल टेस्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं, आइए समझते हैं। इसमें हम दोस्तों सैंपल लेते हैं, सॉइल सैंपल। सॉइल जो हमारा सैंपल है उसको लेके दोस्तों हम एक मोल्ड में फिल करते हैं। ये हमारा मोल्ड है और जिसका डायामीटर कितना है, इसका डायामीटर है दोस्तों 150 mm। इसमें हम फिल करेंगे दोस्तों इस टाइप से। ये हमने फिल कर दिया है और इसके ऊपर एक प्लंजर लगा होता है, ऐसे करके प्लंजर। इस टाइप से। इसका डायामीटर कितना होता है पूछा जाता है, ये होता है दोस्तों 50 mm। और अगर एरिया की बात की जाए तो आप निकाल सकते हैं π/4 d² करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 19.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद इस पर लोड लगाएंगे। और लोड कैसे लगाएंगे, तो दोस्तों लोड लगाएंगे सच दैट मतलब ऐसे लगाएंगे दोस्तों कि जो हमारा पेनिट्रेशन होगा उसका रेट होना चाहिए 1.25 mm पर मिनट। जो हमारा लोडिंग होगा वो ऐसे लगाएंगे कि उसमें पेनिट्रेशन का जो रेट होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों 1.25 mm पर मिनट। इसका मतलब ये है कि हर एक मिनट में जो पेनिट्रेशन आएगा वो कितना आएगा 1.25 mm। और दोस्तों इसको हम 10 मिनट तक परफॉर्म करते हैं, 10 मिनट तक परफॉर्म करेंगे तो टोटल पेनिट्रेशन कितना आ जाएगा 12.5 mm। उसके बाद दोस्तों हम आगे का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। आगे का प्रोसीजर का क्या मतलब है, देखो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, हम 2.5 mm पेनिट्रेशन पर कितना लोड लगा है उसको निकालेंगे। फिर 5 mm पेनिट्रेशन पर कितना लोड आया है P2 उसको निकालेंगे। और दोस्तों इनको हम जो ये कर रहे हैं इसको हम 3 बार रिपीट करते हैं, 3 टाइम। ठीक है, उनका एवरेज लेंगे और P1 P2 हमको मिल जाएगा। अब ये हमारा दोस्तों सॉइल पर काम खत्म हो जाता है। अब चलता है हमारा स्टैंडर्ड क्रश स्टोन पर काम। अब उसके बारे में जान लेते हैं। बात करेंगे स्टैंडर्ड क्रश स्टोन की, स्टैंडर्ड क्रश्ड स्टोन की। इस पर हम टेस्ट करते हैं सेम टेस्ट, और इस पर दोस्तों नोट करते हैं 2.5 mm पेनिट्रेशन पर लोड का वैल्यू P1, तो ये हमको मिलता है 1370 kg। और अगर स्ट्रेस की बात की जाए या प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर कितना होगा आप निकाल सकते हैं। देखो प्रेशर कैसे निकलेगा, प्रेशर निकलेगा 1370 अपॉन एरिया। एरिया कितना लिया हमने 19.62, तो ये आ जाएगा दोस्तों अप्रोक्स 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम निकालते हैं 5 mm पेनिट्रेशन पर लोड का वैल्यू P2, ये आता है दोस्तों 2055 kg। और प्रेशर कितना आता है, प्रेशर आता है दोस्तों हमारा 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं CBR वैल्यू। तो CBR वैल्यू लिखेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आगे लिखेंगे। तो CBR वैल्यू कैसे लिखते हैं, CBR वैल्यू लिखते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं एट 2.5 mm पर तो ये हो जाएगा लोड कैरिड बाय सॉइल
स्पेसिमेन एट 2.5 mm पेनिट्रेशन, 2.5 mm पेनिट्रेशन। और नीचे लेंगे दोस्तों लोड कैरिड बाय स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, उसको आप लिख लेना खुद से, एट 2.5 mm पेनिट्रेशन। इसका मान कितना होता है 1370 kg। ठीक है, इसके बाद हमें पता चल जाता है दोस्तों CBR एट 2.5 mm पेनिट्रेशन। ऐसे ही दोस्तों हम निकालते हैं CBR एट 5 mm पेनिट्रेशन। अब ये देखा जाता है दोस्तों जनरली कि जो हमारा 2.5 mm पर CBR का वैल्यू आया है वो दोस्तों हमेशा CBR एट 2.5 mm पेनिट्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन CBR एट 5 mm पेनिट्रेशन। ये जनरली देखा जाता है। बट अगर किसी केस में आपका 5 mm पेनिट्रेशन का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है तब दोस्तों इस टेस्ट को हम रिपीट करेंगे, और रिपीट करने के बाद भी अगर 5 mm पेनिट्रेशन का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है तब दोस्तों हम 5 mm पेनिट्रेशन के वैल्यू को ही अडोप्ट करके डिज़ाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा CBR टेस्ट। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, अभी हमने जो देखा उससे तो हमको कुछ भी मालूम नहीं हुआ है कि हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं। तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली समझते हैं। ये हमारा दोस्तों स्टैंडर्ड क्रस्ट स्टोन है। और ये हमारा दोस्तों सोइल। आप सभी को पता होगा सोइल स्टैंडर्ड क्रश स्टोन से वीक होगा। ठीक है, तो हम दोस्तों CBR निकालने हैं P1 अपॉन P1। ये किस पे है दोस्तों, इस सोइल पर, और ये किस पे है, स्टैंडर्ड क्रश स्टोन पर। अगर CBR का वैल्यू बढ़ता जा रहा है इसका मतलब क्या है, सोइल की स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड क्रस्ट स्टोन की स्ट्रेंथ के बराबर होती जा रही है। देखो जब ये बढ़ेगा तो ऊपर वाला मान बढ़ेगा, जो सोइल है उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, ये तो आपका कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, ये धीरे धीरे इसके करीब होता जा रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अगर CBR किसी सोइल का ज़्यादा है उसका मतलब उसकी बेरिंग कैपेसिटी या उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, अगर CBR ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ हमको ज़्यादा मिलेगी, स्ट्रेंथ ऑफ सोइल विल बी मोर। तो इसी के बेसिस पे एक टेबल देख लेते हैं, वहाँ पर कुछ CBR की वैल्यू दी गई है और सोइल के टाइप दिए गए हैं। तो अगर बात करें दोस्तों क्ले की, तो यहाँ पर लिखेंगे CBR 2 से 5, ये परसेंटेज में है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे वेरी पुअर। वेरी पुअर का क्या मतलब है, देखो जो हमारी क्ले होती है उसको हम सोइल सबग्रेड में यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी कम होती है, और इसमें दोस्तों सेटलमेंट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। सेटलमेंट धीरे धीरे होगा, प्रोग्रेसिव नेचर का होगा और लंबे टाइम तक होगा दोस्तों। तो इसलिए हम क्ले को एज ए सब ग्रेड मटेरियल यूज नहीं करते। दूसरा दोस्तों हमारा आता है सिल्ट। सिल्ट को हम C5 सोइल भी बोलते हैं। तो ये होता है, इसमें CBR का वैल्यू होता है 5 to 8%, और इसको हम कंसिडर करते हैं एज ए पुअर मटेरियल। फिर बात करते हैं दोस्तों, थर्ड नंबर पर आता है हमारा सैंड। तो सैंड का होता है 8 to 20%, और इसको हम कंसिडर करते हैं फेयर टू गुड मटेरियल। उसके बाद आता है आपका ग्रेवल, और ग्रेवल आप सभी समझते हैं ग्रेवल का जो CBR होता है वो 20 से ज़्यादा होता है, और इसको हम दोस्तों एक्सीलेंट मटेरियल या सब ग्रेड मटेरियल बोलते हैं। तो इतने पॉइंट मैंने बताए हैं, सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट। देखो, अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाएंगे दोस्तों तो कम से कम बता रहा हूँ 1.5 घंटा मुझे चाहिए, तभी मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बट मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको ऊपर ऊपर से क्या होता है मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट। देखो, जब हम रोड बनाते हैं तो रोड बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए दोस्तों, मटेरियल चाहिए। स्पेशली अगर मैं बात करूँ टॉप मोस्ट सरफेस की, तो उसमें हम दोस्तों बिटुमिन यूज करते हैं। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात कर रहे हैं। उसमें हम दोस्तों बिटुमिन यूज करते हैं, और ये जो बिटुमिन होता है दोस्तों, सॉरी, और ये जो बिटुमिन होता है दोस्तों, इसका आपने स्टेबिलिटी एंड फ्लो टेस्ट करना होता है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कितना ये लोड ले पा रहा है, कितना लोड ये ले पा रहा है, लोड कैरिंग कैपेसिटी। फ्लो टेस्ट का क्या मतलब है दोस्तों, कि लोड लेने पर, मैक्सिमम लोड लेने पर इसमें कितना डिफ्लेक्शन या फिर पेनिट्रेशन आ रहा है, या फिर डिफॉर्मेशन लिखेंगे सिंपल। हमने निकाला इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम लोड कितना ले सकता है, और उस लोड पर कितना इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जब हम इसको एज ए रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, हम इसमें एक बिटुमिनस प्रीमिक्स तैयार करते हैं, बिटुमिनस प्रीमिक्स। और ये कैसा होगा दोस्तों, हॉट प्रीमिक्स, मतलब गरम करेंगे इसको। ठीक है, हॉट प्रीमिक्स तैयार करते हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद हम इसको एक मशीन में लेके जाते हैं, और मशीन में दोस्तों लोड लगाते हैं। मशीन होती है जिसमें दो हमारे पास डायल गेज होते हैं, एक डायल गेज होता है, एक होता है दोस्तों प्रूविंग रिंग। डायल गेज क्या करता है, डिफॉर्मेशन बताता है, और प्रूविंग रिंग हमको बताता है दोस्तों लोड का वैल्यू। सिंपल हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बिटुमिन प्रीमिक्स को डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों फॉर बिटुमिनस मिक्स डिजाइन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है दोस्तों, फॉर ए जीपेबल रोड इन हिली एरियाज ग्रेडियंट ऑफ 1/12 व्हाट विल बी द मैक्सिमम ग्रेडियंट रिकमेंडेड। तो दोस्तों जीपेबल रोड है हिली एरियाज में, और वहां पर ग्रेडियंट कितना है, देखो ये टोपोग्राफी दी है, ये हिल की टोपोग्राफी यहां पर दी है, कितना दिया है 1/12। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों 1 हॉरिजॉन्टल और 12 वर्टिकल। सॉरी, ये तो गलत हो जाएगा, 12 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। तो ये इसकी टोपोग्राफी दी है, आपको बताना है इस केस में मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना होगा। तो ये होगा दोस्तों 1:7। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब समझते हैं दोस्तों ग्रेडियंट क्या होते हैं। तो ग्रेडियंट हमारे पास 3 टाइप के होते हैं।
सबसे पहला होता है दोस्तों रोलिंग ग्रेडियंट, एक होता है दोस्तों लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक होता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। इनका सबका मान दोस्तों डिपेंड करता है टेरेन पर, टेरेन और टोपोग्राफी पर। मतलब टेरेन या टोपोग्राफी क्या है, देखो कैसे डिपेंड करता है। यहां पर दोस्तों बात आती है कॉस्ट एंड सेफ्टी की। देखो हम अगर रोड बना रहे हैं, किसी भी रीजन में बना रहे हैं, किसी भी टोपोग्राफी में बना रहे हैं, तो वहां पर दो चीजों का ध्यान रखा जाता है, कॉस्ट का एंड सेफ्टी का। मतलब ना तो हम कॉस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और ना ही दोस्तों सेफ्टी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। दोनों चीजों को यहाँ पर हम इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो उसको भी हम दोस्तों यूज़ नहीं करेंगे, और अगर सेफ्टी में भी प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों उसको भी हम यहाँ पर सहन नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, देखो मुझे ए से बी तक रोड बनाना है और बी पॉइंट दोस्तों कुछ ऊपर है, ठीक है, इस टाइप से। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं ए से बी पर रोड ले जाऊंगा ऐसे कर। तो जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो राइज हुआ है, ये जो राइज हुआ है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ये डिपेंड करता है टोपोग्राफी पर कि टोपोग्राफी कैसी है। अब एक बात बताइए, कोई हिल है, ये मेरा हिल है, इस टाइप से हिल है, और आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना है, ठीक है, और आपने दोस्तों सीधा रोड प्रोवाइड कराना है। तो आप देख रहे हैं आप कम ग्रेडियंट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, बट आपने इस हिस्से को भी काटना होगा। इस केस में आपने इस हिस्से को भी काटना होगा, मतलब कटिंग करनी होगी। कटिंग में पैसा जाएगा तो भैया जाहिर सी बात है पैसा लगेगा, तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा जिससे कि कटिंग से हम बच जाए। फिलिंग में हम मिट्टी फिल कर देते हैं, देखो ये पार्ट हमारा फिलिंग में चला जाएगा, ये पार्ट हमारा फिलिंग में चला जाएगा, उसमें हम मिट्टी फिल कर देते हैं। और फिलिंग में कम पैसा लगता है, आप सभी को पता है। देखो कटिंग में बहुत सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं तो कटिंग में ज़्यादा पैसा लगता है। तो देखो हमने इस ग्रेडियंट को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा, और अगर मैं इसको स्टीप बनाऊं तो कुछ ऐसा बन सकता है जिससे कि कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, बट दोस्तों यहाँ पर सेफ्टी को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो जैसे जैसे मैं ग्रेडियंट का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे दोस्तों कॉस्ट का जो मान है वो चेंज हो रहा है, और सेफ्टी भी वहाँ पर चेंज हो रही है। तो इसी के बिहाफ पर हमने 3 ग्रेडियंट यहाँ पर डिसाइड किए हैं। एक होता है रूलिंग ग्रेडियंट, एक होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक होता है दोस्तों एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। जो हम सबसे पहला अटेम्प्ट लगाते हैं दोस्तों वो होता है रूलिंग ग्रेडियंट, मतलब इसको बोलते हैं दोस्तों डिजाइन ग्रेडियंट। डिजाइन ग्रेडियंट फिर आता है दोस्तों, अगर कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, रूलिंग ग्रेडियंट को प्रोवाइड करा के कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, तो इस ग्रेडियंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा दोस्तों इसको इंक्रीज कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग ग्रेडियंट। और अगर फिर भी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है या टोपोग्राफी कुछ ऐसी है तो फिर हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा स्टीप होता है, इसलिए इसको हम 100 मीटर लेंथ से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कराते। तो ये 3 हमारे ग्रेडियंट होते हैं। अब इनका वैल्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट तो यहां पर मैं टोपोग्राफी लिख रहा हूं या टेरेन लिख रहा हूं। तो बात करते हैं सबसे पहला प्लेन या फिर रोलिंग टेरेन के लिए। तो इसमें दोस्तों इसका जो वैल्यू रखा जाता है वो रखा जाता है इसमें 3.3। उसके बाद जो आपका आता है, उसके बाद आता है दोस्तों आपका
सेकंड हिली टेरेन। हिली टेरेन में रखा जाता है दोस्तों 5। उसके बाद आता है आपका 3 नंबर पर माउंटेनस टेरेन, इसमें रखा जाता है आपका 6.7। तो ये तो बात हुई रूलिंग ग्रेडियंट की। अब बात करते हैं लिमिटिंग की। तो लिमिटिंग में ये वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ये हो जाता है दोस्तों 5, ये हो जाता है 6 और ये हो जाता है 7। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्सेप्शनल। तो इसमें ये वैल्यू हो जाता है आपका 6 और ये 7 और ये 8। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड। हाँ, इसमें और पॉइंट तो नहीं बचा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन डू नॉट प्रोड्यूस स्ट्रेस इन फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो दोस्तों आपने बताना है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में कौन सी स्ट्रेस जनरेट नहीं होती है ड्यू टू द चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो यहां पर दोस्तों फर्स्ट हो जाएगा टेम्परेचर स्ट्रेसेस। टेम्परेचर स्ट्रेसेस, देखो ये तो सभी को पता है टेम्परेचर स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस होती है, बट ऐसा क्यों है, रीजन बताना है। रीजन क्या है? ठीक है, रीजन ये है दोस्तों, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट उसमें इनफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीला होता है। लचीला कब होगा? जब उसके मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मतलब अगर आप इन पर लोड लगाएंगे तो ये दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आपस में एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। ठीक है, फिर पास आ जाएंगे, फिर दूर हो जाएंगे। तो यही क्रम चलता रहता है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो देखो टेम्परेचर में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से दोस्तों जो भी हमारी सरफेस है वो एक्सपेंड करना चाहती है। या बोला जाए अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं तो देखो क्या होगा, ये मेरे दो मॉलिक्यूल हैं, ये एक्सपेंड करना चाहेंगे, बट इनके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब जो बॉन्डिंग है वो फ्लेक्सिबल है, बॉन्डिंग इज फ्लेक्सिबल। जब बॉन्डिंग फ्लेक्सिबल है दोस्तों तो ये जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये इस साइड जा सकता है, ये इस साइड जा सकता है। मतलब फ्री एक्सपांसन हो सकता है, फ्री एक्सपेंशन होगा। और हम पढ़ते हैं दोस्तों, आपने सोम में पढ़ा होगा कि थर्मल स्ट्रेसेस या फिर टेम्परेचर स्ट्रेसेस तभी जनरेट हो सकती है जब इस फ्री एक्सपेंशन को हम रजिस्ट करते हैं। जब हम इसको रजिस्ट करते हैं तभी जाके थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होती है। कैसे दोस्तों, आइए समझते हैं। देखो ये मेरा एक ब्लॉक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं इसके। अब क्या होगा दोस्तों, मैं जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर में एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी, ये जाएगी दोस्तों मॉलिक्यूल्स के पास। मॉलिक्यूल्स खुश हो जाएंगे इसको लेके और ये दोस्तों इस बंधन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। मतलब अब ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये आज़ाद हो रहे हैं। आज़ाद हो रहे हैं मतलब ये दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों लेंथ ऐसे इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ ऐसे इंक्रीज हो जाएगी दोनों साइड से। बट अभी भी दोस्तों इनको कोई रोकने वाला नहीं है, नो रेजिस्टिव फोर्स। और हम पढ़ते हैं दोस्तों स्ट्रेस इज ए फंक्शन ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। ये एक रेजिस्टिव फोर्स का फंक्शन है। जहां पर दोस्तों रेजिस्टिव फोर्स मिलेगी वहीं पर स्ट्रेस देखने को मिलेगी, अदरवाइज वहां पर कोई भी स्ट्रेस नहीं होगी। मतलब कहीं पर अगर रेजिस्टिव फोर्स 0 है तो इसका मतलब स्ट्रेस नहीं है। यहां पर आप देख रहे हैं कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। बट अगर मैं यहां पर दोस्तों
एक बाउंड्री बना देता हूँ, मतलब अब ये एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो जो मॉलिक्यूल एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, उनको कौन रोक रहा है? ये बाउंड्री रोक रहा है। क्या क्या कर रहा है दोस्तों? ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट कर रहा है, जिसको बोलेंगे रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, एक रिएक्शन जनरेट कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पर स्ट्रेसिस आ जाती है। तो बात करते हैं हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में। फ्लेक्सिबल पेमेंट में टेम्परेचर के कारण कोई भी स्ट्रेसिस जनरेट नहीं होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल में इनफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है बॉन्डिंग में, ये एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, मतलब कि इनका फ्री एक्सपेंशन हो सकता है। ये कारण है दोस्तों कि इसमें टेम्परेचर स्ट्रेसिस नहीं होती। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक बार पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द इक्विपमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द पेमेंट सरफेस कंडीशन इन टर्म ऑफ अनइवननेस इंडेक्स। तो दोस्तों जो हमारा पेमेंट होता है, पेमेंट, ये हमारा पेमेंट है, इसकी कंडीशन चेक करने के लिए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है दोस्तों अनइवननेस इंडेक्स। ठीक है, और ये बताता है पेमेंट की जो सरफेस है उसकी कंडीशन क्या होगी। कंडीशन का मतलब क्या है? कंडीशन का मतलब है इसमें कितने अंडुलेशंस हैं, आप उनको बोलते हैं गड्ढे। ठीक है, कितने गड्ढे हैं, तो इनको हम निकालते हैं दोस्तों विद द हेल्प ऑफ अनइवननेस इंडेक्स। इसका कुछ मान होता है दोस्तों, इसका कुछ स्पेसिफाइड वैल्यू होता है, जैसे कि अगर ये लेस देन 150 है सेंटीमीटर पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का रोड हमने कंसिडर किया है और उसमें दोस्तों हमने अंडुलेशंस को कैलकुलेट किया है, और वे कितने आए हैं दोस्तों? वे आए हैं 150 सेंटीमीटर। तो इसको माना जाएगा एक्सीलेंट या फिर गुड, जैसे भी आप बोलना चाहते हैं, एक्सीलेंट रोड। मतलब आप इस पर कोई भी व्हीकल कितनी भी स्पीड में चला सकते हैं विदाउट एनी डैमेज। फिर बात करते हैं, दूसरा आता है आपका 250। अगर ये अनइवननेस इंडेक्स 250 से कम है सेंटीमीटर पर किलोमीटर, तब दोस्तों इस पर हम 100 kmph तक का व्हीकल चला सकते हैं। और अगर यही आपका वैल्यू 320 से ऊपर चला जाए, तब दोस्तों आप इस पर 50 kmph तक का भी व्हीकल नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये वैल्यू सभी आपको याद रखनी है, इसी क्रम में पूछता है। ये तो बात हुई दोस्तों, ये एक टर्म है, बट ये कैसे निकाला हमने? देखो, ये निकालते हैं हम दोस्तों एक इक्विपमेंट से जिसका नाम है बम्प इंडिकेटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, यहां पर आपको बताना है बिटुमिन का ग्रेड 60/70 का मतलब क्या है। तो दोस्तों आपने अगर पेनिट्रेशन टेस्ट पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं इजीली, और अगर नहीं पढ़ा है तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको निकालेंगे, क्या मतलब है इन चीज़ों का। देखो, हम क्या करते हैं दोस्तों, बिटुमिन का पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, बिटुमिन का पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। क्या निकालने के लिए? ये पूछा जाता है हार्डनेस ऑफ बिटुमिन। भाई अगर उसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी तो उसका पेनिट्रेशन कम आएगा। ठीक है, और अगर हार्डनेस कम होगी तो पेनिट्रेशन ज़्यादा आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक 100 ग्राम की निडिल लेते हैं, 100 ग्राम निडिल, और इसको पेनिट्रेट कराते हैं दोस्तों बिटुमिन में एट 27 डिग्री सेल्सियस, और ये हम अलाउ करते हैं दोस्तों फॉर 5 सेकेंड। मतलब ये हमारा बिटुमिन है और इसमें हमने ऊपर निडिल रखती है जिसका वेट है 100 ग्राम, और इसको हम रिलीज करेंगे 5 सेकेंड तक। ठीक है, 5 सेकेंड में जितना पेनिट्रेशन आएगा उसको नोट कर लेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों 1/10 में। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पर दिया है 60 से 70, 60/70। इसका मतलब है कि जो उसमें पेनिट्रेशन हुआ है दोस्तों वो हुआ है 6 से 7 mm। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 6 mm to 7 mm, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, द आईएस कोड यूज टू परफॉर्म ए स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो आपको बताना है जो हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं उसका आईएस कोड आपने बताना है। तो दोस्तों इसका आईएस कोड होता है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी IS 2131। ठीक है, मतलब जो पेनिट्रेशन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, उसका जो आईएस कोड होगा इंडियन स्टैंडर्ड 2131। अब यहाँ पर 3 आईएस कोड और दिए हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों IS 2720, ये है दोस्तों मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ सोइल। मतलब सोइल पर जितने भी टेस्ट किए जाते हैं वे किए जाते हैं दोस्तों एज पर IS 2720। फिर बात करते हैं दोस्तों सेकंड IS 2386। तो ये क्या है, इसमें दोस्तों 8 पार्ट हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक ये आपको देखने को मिलेगा। सभी पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर बात करते हैं दोस्तों 2386, ये हमको क्या बताता है, ये बताता है दोस्तों टेस्ट ऑन एग्रीगेट। तो पार्ट 1 में अगर बात करें, पार्ट 1 क्या बोलता है, पार्ट 1 बोलता है दोस्तों पार्टिकल साइज एंड शेप, पार्टिकल साइज एंड शेप। फिर बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 हमको बताता है दोस्तों एस्टिमेशन ऑफ डेलिटेरियस मटेरियल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, डेलिटेरियस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी इम्प्यूरिटीज होती हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। फिर बात करते हैं पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में हमको मिलेगा दोस्तों पार्ट 3 हमको देता है दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी एंड बल्किंग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बल्किंग क्या है, बल्किंग आप बताएंगे बल्किंग क्यों होती है और इसका मैक्सिमम लिमिट कितना हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों पार्ट 4 की। तो पार्ट 4 में हमको मिलेगा दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। देखो एग्जाम बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, तो पार्ट अब ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आईएस कोड पहले पूछे जाते थे, अब ज़्यादातर आपके पार्ट पूछे जाते हैं। पार्ट 5 में आता है दोस्तों साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट, मतलब कितना उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, इसको निकालते हैं दोस्तों पार्ट 5 में। फिर आता है दोस्तों पार्ट 6 में हम निकालते हैं दोस्तों मोटार मेकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट, मोटार मेकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फाइन एग्रीगेट, क्योंकि मोटार में हम कोर्स एग्रीगेट तो यूज नहीं करते हैं, फाइन एग्रीगेट हम यहां पर यूज करते हैं। फिर बात आती है दोस्तों पार्ट 7 की। तो इसमें आता है आपका एग्रीगेट एल्किली रिएक्शन या फिर एल्किली एग्रीगेट रिएक्शन। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे जब हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। फिर बात आती है दोस्तों पार्ट 8 में हमको बताता है दोस्तों मिनरल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, मिनरल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक।
तो सभी चीज़ों को नोट डाउन करना है। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट IS 456, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपने सुना होगा, इसको हम RCC में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज प्रीफर्ड इन लेबोरेटरी टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ वेदरिंग ऑफ एग्रीगेट फॉर रोड वर्क। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा गया है कि लैब में जो हम मेथड या फिर टेस्ट परफॉर्म करते हैं किसके लिए दोस्तों, वेदरिंग एक्शन को निकालने के लिए, किसका, एग्रीगेट का, फॉर रोड वर्क, जो हम रोड में यूज करते हैं। तो वो कौन सा टेस्ट है, ये आपको सिंपल बताना है। ये टेस्ट है दोस्तों आपका साउंडनेस टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट है, ये है दोस्तों आपका साउंडनेस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको कैसे करते हैं दोस्तों, आइए समझते हैं। देखो इसको हम करते हैं दोस्तों, साउंडनेस टेस्ट को लिखेंगे, इसके बारे में आगे पेज चेंज करते हैं। ऑफ एग्रीगेट। तो देखो ये अभी हमने बात किया है साउंडनेस कैसे निकालते हैं, मतलब उसका IS कोड क्या होता है। IS कोड होता है दोस्तों 2386 पार्ट 5th। ये होता है दोस्तों साउंडनेस निकालने के लिए IS कोड। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दोस्तों हम एग्रीगेट लेते हैं जिसका भी हमें साउंडनेस निकालना है। ठीक है, पहले समझते हैं साउंडनेस क्या है। देखो साउंडनेस है दोस्तों एग्रीगेट की शेप में चेंज होना या फिर वॉल्यूम में चेंज होना। ठीक, तो इसके लिए मैं एक केमिकल टेस्ट करता हूँ। केमिकल टेस्ट मतलब इसको हम केमिकल में इमर्ज कर देते हैं 16 to 18 आवर्स। ठीक है, और उसके बाद इसको निकालते हैं केमिकल से, केमिकल का नाम बताऊंगा आपको, और फिर इसको ओवन ड्राई करते हैं। ओवन ड्राई मतलब ओवन में डाल के ड्राई करते हैं, जिसका टेम्परेचर आप सभी को पता होगा कितना होता है, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। फिर दोस्तों इसका वेट करते हैं। वेट देखो जो हमारा ओरिजिनल वेट है, मतलब इनिशियल वेट है, यहाँ पे लिखने दो इनिशियल वेट, ये लेट सपोज हमारा W1 है, और फाइनल वेट आया है दोस्तों W2। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों वेट को माइनस करेंगे, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट, और ये हमको देगा दोस्तों लॉस इन वेट। अब इसको कैसे करते हैं ये तो हमने समझ लिया है, बट वे कौन से केमिकल हैं जिनका यूज करते हैं, तो उनका नाम है दोस्तों सोडियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। सोडियम फर्स्ट है दोस्तों सोडियम सल्फेट, दूसरा है दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट, फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, इसका होता है Na2SO4, इसका होता है MgSO4, क्योंकि Mg की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, इसलिए इसका होता है MgSO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट में अगर हम डुबा रहे हैं या इमर्ज करा रहे हैं एग्रीगेट को, तो लॉस इन वेट कितना होना चाहिए, लॉस इन वेट व्हेन इमर्ज इन Na2SO4 should not be more than 12%। अगर MgSO4 में तो इसमें होना चाहिए दोस्तों should not be more than 18%। समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखो ये सभी केमिकल हैं, और केमिकल क्या करता है दोस्तों, केमिकल दोस्तों सरफेस को इरोड करता है। ठीक है, सरफेस को इरोड करता है मतलब वियर एंड टियर बढ़ाता है। तो देखो
अगर कोई स्टोन या एग्रीकेट हमने इसमें डाला तो धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, उसमें वियर टियर आएगा, तो उसका जो वेट है वो लूज होने लगेगा, वेट आपका लूज होने लगेगा और कम आपको वेट मिलेगा। अगर किसी एग्रीकेट में लॉस बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा केमिकल को रजिस्ट कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि केमिकल को ज़्यादा रजिस्ट कर पा रहा है। और केमिकल कहाँ से मिलते हैं हमको, केमिकल मिलते हैं दोस्तों बारिश से, वेदर से। जब बारिश होती है तब हमको केमिकल मिलते हैं, क्योंकि पानी में सभी चीज़ें घुली होती हैं और वे रोड पर आएंगी, रोड पर गिरेंगी, रोड को ख़राब करेंगी। तो ये हम पहले ही चेक कर लेते हैं साउंडनेस टेस्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, एज पर IS 383/1970 द क्रशिंग वैल्यू ऑफ एन एग्रीगेट यूज टू सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट शुड नॉट बी एक्सीड, शुड नॉट एक्सीड। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सिंपली बताना है क्रशिंग वैल्यू का मान, क्रशिंग वैल्यू फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट। तो आइए समझते हैं क्या होता है क्रशिंग वैल्यू और क्यों करते हैं दोस्तों क्रशिंग टेस्ट। तो लिखेंगे यहां पर क्रशिंग टेस्ट। क्रशिंग टेस्ट हम करते हैं दोस्तों टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एन एग्रीगेट। अभी मुझे 1 मिनट का टाइम देना, अभी आ रहा हूं मैं, ठीक है, कोई बाहर आया है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप इतने इसको पीछे से देख लेना, बस सिर्फ 1 मिनट देना। देखो जो हम क्रशिंग टेस्ट करते हैं दोस्तों वो निकालते हैं इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एन एग्रीगेट। क्योंकि देखो एग्रीगेट कहाँ पे यूज हो रहा है दोस्तों, एग्रीगेट हमारा बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स में यूज होते हैं। और वहाँ पर दोस्तों इस पर आता है व्हील लोड। तो अगर ये कमज़ोर होगा तो वहाँ पर नहीं टिक पाएगा, इसलिए हम पहले से चेक कर लेते हैं कि कितनी इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, क्योंकि इस पर कंप्रेसिव लोड आने वाला है। तो दोस्तों वो करते हैं दोस्तों क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट से। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम एग्रीगेट लेते हैं और उनको दोस्तों सीव करते हैं 12.5 mm सीव से एंड 10 mm सीव से। देखो कुछ ऐसे अरेंजमेंट रखते हैं। ये हमारा 12.5 mm सीव है और ये है दोस्तों हमारा 10 mm सीव। इसके ऊपर हम एग्रीगेट रखेंगे। आपने घरों में देखा होगा, अगर आपने काम किया है, मैंने तो किया है भाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको छानते हैं। छानने के बाद दोस्तों क्या होगा, इससे मटेरियल पास होंगे और कुछ मटेरियल इस पर रुक जाएंगे,
और कुछ मटेरियल इससे भी पास हो जाएंगे। तो जो मटेरियल दोस्तों इस पर रुके हैं और इससे पास हुए हैं, देखो इस पर रुके हैं और वे कहाँ से आए होंगे दोस्तों, 12.5 mm सीव से पास होके। तो इन्हीं मटेरियल को हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में, मटेरियल या एग्रीगेट पासिंग थ्रू the 12.5 mm sieve and retained on 10 mm sieve are taken and वेग, मतलब उनका वेग कर लेते हैं। लेट, ये हमने नाम दिया इसको W1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपने इसको एक माउल्ड में फिल करना है। माउल्ड में फिल करेंगे और माउल्ड में दोस्तों 3 लेयर में इसको फिल करना है। पहली लेयर डालेंगे, पहली लेयर को दोस्तों अच्छे से कूटेंगे टेम्परिंग रोड की हेल्प से, टेम्परिंग रोड। और कितने टाइम कूटेंगे दोस्तों या कंपैक्ट करेंगे, 25 टाइम। अगर पूछा जाए टेम्परिंग रोड का डायमेंशंस तो आपको बताना है दोस्तों, जो इसका लेंथ होता है ये होता है दोस्तों लेंथ 600 mm और डाया कितना होता है, डाया होता है 16 mm। तीनों लेयर को अच्छे से कंपैक्ट करने के बाद इसको दोस्तों एक दूसरे माउल्ड में रखते हैं। दूसरे माउल्ड में रखने के बाद इस पर लोड लगाते हैं। लोड का जो मैग्नीट्यूड होगा दोस्तों ये होगा 4 टन पर मिनट या फिर टोटल 40 टन। टोटल कितना लगाएंगे, 40 टन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे और फिर छानेंगे दोस्तों 2.36 mm सीव से। हाँ यही है, एक बार चेक करने दो मुझे, क्योंकि डेटा गलत हो जाएगा तो आप भी वही लिखेंगे फिर। 2.36 ही होगा। हाँ यही है। इसको दोस्तों सीव करते हैं 2.36 mm सीव से और जो मटेरियल पास करता है उसको ले लेते हैं और उसका वेट नोट डाउन कर लेते हैं। लेट ये आया हमारा W2। तो लिखेंगे इसके बारे में, आफ्टर कंपैक्शन द एग्रीगेट इज फिल्ड। चलो इसको बाद में नोट करेंगे, पहला प्रोसेस लिख लेते हैं कंपैक्शन का। एग्रीगेट आर फिल्ड इनटू द माउल्ड हैविंग डाया of 11.5 centimeter and height of 18 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारा माउल्ड है इस टाइप से, उसमें इसको फिल करेंगे लेयर बाय लेयर। 3 लेयर में आपने फिल करना है, इन 3 लेयर। And each layer is being tamped (25 times) by the help of the tempering rod। और इसका आपको डाया भी लिखना है 16 mm डाया, और लेंथ कितनी हो जाएगी 600 mm। आफ्टर फुल कंपैक्शन एग्रीगेट
आर filled in mold and load of 4 ton per minute is applied। टोटल कितना होना चाहिए? टोटल होना चाहिए दोस्तों 40 टन। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद इसको निकालेंगे। वेग द पासिंग मटेरियल थ्रू द 2.36 mm शीव एंड देन हम क्रशिंग वैल्यू निकालते हैं। क्रशिंग वैल्यू हो जाएगी दोस्तों हमारी W2 अपॉन W1। W2 कौन सा है दोस्तों? जो कि निकला है हमारा 2.36 mm शीव से इंटू 100। बात करते हैं सरफेस कोर्स के लिए, जो कि कॉन्टैक्ट में रहती है ट्रैफिक के, तो उसके लिए कम रखते हैं। शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%। और बेस कोर्स के लिए दोस्तों ये ज़्यादा रखा जाता है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45%। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर लेयर्स की बात नहीं की गई है। यहाँ पर आपसे बोला है सिंपली मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम कितना है? देखो 45% तक हम जा सकते हैं इन केस ऑफ बेस कोर्स। ठीक है, तो अडॉप्ट करेंगे 45%, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इन टैग कोट बिटुमिन इज यूज्ड एट ए रेट ऑफ। तो आपको बताना है जो टैग कोट हम करते हैं उसमें बिटुमिन हम किस रेट से अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये करते हैं दोस्तों हम पॉइंट नंबर ऑप्शन नंबर सी 0.5 kg पर मीटर स्क्वायर। देखो ये रेट नहीं है, हाँ ये रेट ही है बट इसका मतलब अलग है। देखो क्या मतलब है इसका? ये हमारा 1 मीटर एरिया का सरफेस है और इस पर जब मैं टैग कोट लगाऊंगा, टैग कोट का मतलब बिटुमिन का स्प्रे करूंगा दोस्तों, बिटुमिन कितना लगेगा? 0.5 kg। ये बिटुमिन कौन सा होता है? ये बिटुमिन होता है दोस्तों बिटुमिन इमल्शन। और कटबैक बिटुमिन, कटबैक बिटुमिन। अब समझ लेते हैं सभी कोट के बारे में एक एक करके। हमारे पास 3 कोट होते हैं दोस्तों, तीनों कोटों को जान लेते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ कोटिंग, टाइप्स ऑफ कोट। तो पहला आता है हमारा सील कोट, फिर आता है दोस्तों टैग कोट, फिर आता है प्राइम कोट। सभी का अपना अपना अलग अलग यूज है दोस्तों, अलग अलग यूज के लिए इनको यूज किया जाता है। देखो बात की जाए टैग कोट की, सील कोट को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले टैग कोट की बात करते हैं। तो ये यूज होता है दोस्तों टू बाइंड द ओल्ड एस्फाल्टिक लेयर टू द न्यू एस्फाल्टिक लेयर। समझते हैं कैसे। ये मेरा एक रोड है और ये इसकी दोस्तों लेयर्स है। देखो 2 लेयर दिखा रहा हूँ बस मैं, लेयर वैसे कहीं होती हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ये लेयर डाल दी, ये लेयर डाल दी आपने, और ये है दोस्तों ओल्ड एस्फाल्टिक लेयर, ओल्ड एस्फाल्टिक लेयर। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर कुछ दिनों बाद दूसरी लेयर चढ़ानी है। तो क्या आप ऐसे ही इसके ऊपर चढ़ा देंगे? नहीं दोस्तों,
आप सबसे पहले इसके ऊपर स्प्रे करेंगे बिटुमिन इमल्शन का या फिर कटबैक बिटुमिन का। ये क्या होते हैं? ये होते हैं दोस्तों लो विस्कस बिटुमिन, विस्कस बिटुमिन, मतलब जिनकी विस्कोसिटी कम होती है। और मैं यहाँ पर दोस्तों एक बात बोल रहा हूँ, एस्फाल्टिक, एस्फाल्टिक इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिटुमिन प्लस सम इनर्ट मटेरियल, इनर्ट मटेरियल जैसे कि एग्रीगेट। तो हम बिटुमिन के साथ एग्रीगेट को मिलाते हैं तब जाके सरफेस बनाते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं दोस्तों बिटुमिनस कंक्रीट। तो मैंने बिटुमिनस कंक्रीट को यहाँ पे डाला, कुछ दिन बाद इसके ऊपर एक लेयर और डालनी है। तो क्या करेंगे हम? उससे पहले इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे बिटुमिन इमल्शन या फिर कटबैक बिटुमिन का, ठीक है, और फिर उसके बाद लगाएंगे दूसरी लेयर, जिससे कि इन दोनों में बॉन्डिंग अच्छी बन जाए। ध्यान आपको ये रखना है कि इसमें कभी भी दोस्तों बिटुमिन इमल्शन या फिर कटबैक बिटुमिन नीचे वाली लेयर में पेनिट्रेट नहीं करेगा, जो आगे चल के प्राइम कोट में करने वाला है। तो इसमें पेनिट्रेशन नहीं होता है, पेनिट्रेशन नहीं होता है इसमें। तो ये बात हुई टैग कोट की। अब बात करते हैं प्राइम कोट की। तो प्राइम कोट क्या है दोस्तों? प्राइम कोट हम यूज करते हैं, लिखेंगे प्राइम कोट के बारे में, is used to bind the granule cores with asphalt cores। जैसे कि देखो, जैसे कि दोस्तों पहले हमारी सबग्रेड लेयर आएगी, सबग्रेड, उसके ऊपर सब बेस आएगा, उसके ऊपर क्या आएगा? उसके ऊपर आएगा हमारा बेस कोर्स, और उसके ऊपर आएगा दोस्तों सरफेस कोर। आप सभी जानते हैं सरफेस कोर्स में हम बिटुमिन कंक्रीट का यूज करते हैं, बीसी का, और इसको क्या बोलते हैं? एस्फाल्टिक कंक्रीट, एस्फाल्टिक कंक्रीट। और बेस कोर्स में हम एग्रीगेट का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं दोस्तों ग्रैनुअल कोर्स लेयर, ठीक है। अब अगर आपने पहले ये प्रोवाइड करानी है, उसके बाद आपने इसके ऊपर सरफेस कोर्स प्रोवाइड कराना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? इसको प्रोवाइड कराने के बाद, कंपैक्शन करने के बाद, उसके ऊपर हम एक कोट प्रोवाइड कराएंगे और उसको क्या बोलेंगे? प्राइम कोट। ये कैसे करते हैं? स्प्रे करते हैं ऑफ कटबैक बिटुमिन या फिर बिटुमिन इमल्शन, ठीक है, और फिर उसके बाद हम डालते हैं दोस्तों एस्फाल्टिक लेयर। इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो स्प्रे करेंगे, मतलब जो हमारा बिटुमिन इमल्शन होगा, बिटुमिन इमल्शन, ये इंश्योर करेंगे दोस्तों कि इसका पेनिट्रेशन कम से कम 10 mm होना चाहिए नीचे वाली लेयर में। नीचे वाली लेयर कौन सी है? यह है दोस्तों ग्रैनुअल कोर्स, ठीक है। इसमें 10 mm तक कम से कम होना चाहिए, तब तक हम इसका स्प्रे करते रहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके ऊपर दूसरा कोट या दूसरी लेयर प्रोवाइड करा देंगे। ये क्या करता है दोस्तों? ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट कैपिलरी वाटर। देखो कैपिलरी वाटर को प्रिवेंट कैसे करेगा? लेट्स सपोज यहाँ पर आपका ग्राउंड वाटर लेवल है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड वाटर लेवल है और कैपिलरी के थ्रू दोस्तों पानी ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो यहाँ जाने के बाद इसको क्या फेस करना पड़ेगा? प्राइम कोट फेस करना पड़ेगा। तो ये वॉइड्स को ब्लॉक कर देता है, वॉइड्स को ब्लॉक करेगा तो अब पासेज नहीं मिलेगा वाटर को और यहीं पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों प्राइम कोट। अब बात करते हैं सील कोट की। सील कोट दोस्तों, हाँ, इसमें प्राइम कोट में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। प्राइम कोट में जो बिटुमिन इमल्शन होता है, बिटुमिन इमल्शन एंड कटबैक बिटुमिन,
या तो दोस्तों हम बिटुमिन इमल्शन यूज कर सकते हैं या फिर कटबैक बिटुमिन, दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों की विस्कोसिटी सेम सी होती है। ठीक है, तो अगर मैं बिटुमिन इमल्शन यूज कर रहा हूं तो कितना लगेगा, ये आता है दोस्तों हमारा 0.7 से लेकर 1 kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं कटबैक बिटुमिन यूज कर रहा हूं तो ये लगता है दोस्तों 0.6 से 0.9 kg पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर कितना रखते हैं दोस्तों, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ये रखते हैं हम 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किसका टेम्परेचर है, ये है दोस्तों बिटुमिन का। और अगर बात की जाए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की तो ये कभी भी 16 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, मतलब अगर 16 डिग्री से ऊपर है तभी हम इसको यूज करेंगे। अब बात आती है दोस्तों सील कोड। सील कोड, सील कोड क्या है, ये दोस्तों सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर लगाया जाता है। इट इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप लेयर, टॉप एस्फाल्टिक लेयर। ये क्या करता है, ये दोस्तों मॉइस्चर की एंट्री को प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉइस्चर, जैसे देखो ये हमारा सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसके ऊपर मैंने ये सील कोट लगा दिया, तो ऊपर से जो मॉइस्चर आएगा उसको प्रिवेंट करेगा। दूसरा दोस्तों ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द एस्फाल्टिक लेयर फ्रॉम द वाटर एंड वियर एंड टीयर। ये दोस्तों वियर और टीयर से बचाता है, वियर एंड टीयर, टीयर एंड वियर उल्टा लिखा गया है, वियर और टीयर से बचाता है। कैसे, देखो अगर मैं इस पर सील कोट नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ तब दोस्तों जो टायर के कांटेक्ट में आएगी वो सरफेस आएगी दोस्तों हमारी एस्फाल्टिक लेयर, और उसमें आपको पता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है दोस्तों बिटुमिन प्लस एग्रीगेट, तो रफनेस ज़्यादा होगी, रफनेस ज़्यादा होगी, और रफनेस ज़्यादा होने के कारण फ्रिक्शन भी ज़्यादा आएगा। फ्रिक्शन ज़्यादा आएगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दोस्तों वियर और टीयर ज़्यादा आने वाला है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूँ बाय प्रोवाइडिंग दिस सील कोट। तो ये होता है दोस्तों सील कोट, टैग कोट एंड प्राइम कोट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा इसका आंसर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर बिटुमिन इज द रेंज ऑफ, तो आपको बताना है प्योर बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों की बात करने वाले हैं, एक बिटुमिन की और एक टार की। तो बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दोस्तों 0.97 से लेकर 1.02, और टार की होती है 1.10 से लेकर 1.25। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टार हैवियर होता है बिटुमिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन। तो ये तो अभी हमने देखा कौन सा होता है, ये होता है एब्रेशन टेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें आपने बताना है दोस्तों, जो हम बिटुमिन पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं रिंग एंड बॉल ऑपरेटर से, उससे हम क्या निकालते हैं, पेनिट्रेशन निकालते हैं या फिर सोपनिंग पॉइंट टेस्ट करते हैं, विस्कोसिटी टेस्ट करते हैं, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट करते हैं। देखो पेनिट्रेशन हमने बात की,
विस्कोसिटी और फ्लैश एंड फायर पॉइंट की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज बात करेंगे दोस्तों शॉर्पनिंग पॉइंट टेस्ट की, मतलब रिंग एंड बॉल ऑपरेटस से आप क्या निकालते हैं, आप निकालते हैं दोस्तों शॉर्पनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन कि कितना सॉफ्ट है बिटुमिन आपका। तो शॉर्पनिंग पॉइंट, इससे आपका IS कोड भी पूछा जाता है। ये कितना होता है दोस्तों, IS 1205 1205 1978, ये आपको ध्यान रखना है। 1205 IS कोड किससे रिलेटेड है, शॉर्पनिंग पॉइंट टेस्ट से और बिटुमिन। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दोस्तों बिटुमिन लेते हैं। इस टाइप से हमारे पास हमारे पास एक माउल्ड होता है, बनाने की कोशिश कर रहा हूं ऐसे करके, और यहां पर लगा होता है दोस्तों थर्मामीटर, और ये नीचे से भी बंद होता है। इसमें हम ऊपर की ओर 2 रिंग रखते हैं, और ये रिंग किसकी होती है दोस्तों, ये होती है ब्रास की, ब्रास रिंग, ठीक है। और इनके अंदर बिटुमिन फिल करते हैं, इनके अंदर दोस्तों बिटुमिन फिल करते हैं। आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब इसमें आपने बिटुमिन फिल कर दिया है, आपको इसका डायामीटर भी बताना है, डायामीटर कितना होगा। तो दोस्तों डायामीटर की बात करें तो ये होता है 9.5 mm, और वेट कितना होता है, वेट होता है दोस्तों 3.5 प्लस माइनस 0.05 ग्राम, मतलब 0.05 ग्राम से कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इतना ही इसमें फ़र्क पड़ने वाला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें दोस्तों इसको हीट करेंगे, इसको नीचे से हीट करेंगे दोस्तों। और हीटिंग कितनी रखेंगे, रेट ऑफ हीट कितना रखेंगे, ये रखेंगे दोस्तों 5 डिग्री पर मिनट, 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट का हम इसको हीट देंगे। और दोस्तों हम टाइम नोट करेंगे कि कितने टाइम में ये आपका इस बॉटम को टच करता है, और ये बॉटम कितनी दूरी पर है टॉप से, ये है दोस्तों 2.54 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और उसी को बोल देते हैं दोस्तों शॉर्पनिंग पॉइंट। अगर टाइम ज़्यादा है, देखो अगर टाइम ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, शॉर्पनिंग कम है, मतलब कुछ हार्ड है। और अगर टाइम ज़्यादा है, मतलब इससे हम सिंपली क्या निकालें हैं दोस्तों, विस्कोसिटी निकाल लें, विस्कोसिटी, ठीक है। अगर कम विस्कस है, इसका मतलब क्या है, पतला है, और पतला जल्दी जाएगा नीचे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे और पतला होता चला जाएगा और जल्दी ही नीचे चला जाएगा। अगर इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, गाढ़ा है, तो देर में जाएगा। तो ये टेस्ट आपको ध्यान में रखना है। तो बस इतना ही था आज के सेशन में। हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे दोस्तों। क्वेश्चन का सिर्फ नाम था, मैंने आपको अच्छे से हर एक थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर इनसे आपका क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों आप डेफिनेटली सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।